नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, यानी चैप्टर नंबर 6, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो इस चैप्टर की ये फर्स्ट पार्ट है। इसके दो पार्ट्स होंगे। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं, है ना, जैसे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, एक्वाटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, ये सारे चैप्टर्स अगर आप नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे ही सीरीज में लिंक्स वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वो सब नहीं देखेंगे तो ये सब वीडियो देखने में आपको दिक्कत हो जाएगी समझने में। तो उसको देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ पिन कॉमेंट में वहाँ पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आई वाले आइकन पे भी ये शो हो रहा होगा, आप वहाँ से भी वीडियो के लिंक्स देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे और थ्री मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रोथर्मल एनर्जी, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमें समझना है रिन्यूएबल एनर्जी। तो एनर्जी बेसिकली टू फॉर्म्स में आते हैं। ठीक है, एक होता है रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल जैसे कि जो एनर्जी वो रिन्यू नहीं हो सकता, वो विलुप्त हो जाएगा आने वाले कुछ समय में, उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। जैसे कि हमारा कोल बेस्ड हो गया। ठीक है, तो कोल बेस्ड, फॉसिल बेस्ड जितना भी है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। बट रिन्यूएबल नेम सजेस्ट ही क्या करता है कि इज द एनर्जी दैट इज जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स दैट आर कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश्ड। ये बार बार रिप्लेनिश्ड होते रहता है। ठीक है, तो ये जो है ये कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक पृथ्वी रहेगी सही सलामत तब तक ये रिसोर्सेज जो है ये भी आपको हमेशा ही मिलते रहेंगे। जैसे कि इसमें आ जाता है सनलाइट, आ जाता है जियोथर्मल हीट हो गया, विंड हो गया, टाइड्स हो गए, वाटर एंड वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ बायोमास। ठीक है, जब भी पृथ्वी पे ये सारे चीज, अगर पृथ्वी सही रहेगा, सोलर सिस्टम हमारा सही है, तो ये सारे चीज भी रहेंगे, तो ये कभी भी जो है खत्म नहीं होगा। दिस एनर्जी कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड एंड कॉन्स्टेंटली बी रिन्यूड। ठीक है, तो इसी में अलग अलग टाइप ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देयर आर वायबल दे आर वायबल सोर्स ऑफ क्लीन लिमिटलेस एनर्जी। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, चर्चा की जा रही है ग्रीन एनर्जी की, क्लीन एनर्जी की, है ना, तो ये लिमिट यही हमारा है, रिन्यूएबल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एमिशन है, कार्बन एमिशन है या जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन है वो बहुत बहुत कम है। ठीक है, एंड ये जो है सारी ही एनर्जी जो है लोकली अवेलेबल भी है। जहां पर भी आप रहते होंगे सनलाइट, विंड, वाटर, ये सब तो एटलीस्ट मिलता ही होगा। भले जियोथर्मल या टाइड जो हो गया वो कहीं कहीं मिलता है, लेकिन बाकी सब नेचुरल रिसोर्स तो अवेलेबल है। द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ग्रेटली रिड्यूसेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ पोल्यूशन, है ना। ये जो है क्लीन एनर्जी है, क्योंकि एमिशन बहुत कम होता है, तो जो जितने भी सोर्स पॉल्यूशंस है उससे क्या है, ये बहुत ज़्यादा किफ़ायती है, इफेक्टिव है, और ये पॉल्यूशंस को भी कंट्रोल करता है, चेक में रखता है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर फेयरली नॉन पॉल्यूटिंग एंड कंसिडरेबल क्लीन। बट बायोमास एनर्जी जो है, ठीक है, वो कभी कभी कंसिडर किया जाता है कि इट इज ए नॉट ए क्लीन एनर्जी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्लीन एनर्जी नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि घरों में ज्यादातर क्या होता है, जो गोबर से जो उपले बनते हैं, फिर उसी से जलाकर जो हीट हम लोग जनरेट करते हैं, फायर जनरेट करते हैं, वो क्या है, एक सोर्स ऑफ, वहां पर इंडोर पॉल्यूशन कॉज होता है ना। तो क्यों होता है? ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द बायोमास। ठीक है, तो वो एक कह सकते हैं कि बायोमास सोर्स ऑफ जो है हमारा एनर्जी, वो उसमें वो उतना ज्यादा क्लीन नहीं है, लेकिन ये बहुत बहुत कम ही यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे वो है हमारा हो गया सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रिसिटी का मेन जो सोर्स है, अगर इंडिया में बात की जाए या वर्ल्ड वाइज भी बात की जाए, तो देर आर टू प्राइमरी सोर्सेस, बेसिकली टू सोर्सेस। वन इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी। तो प्राइमरी सोर्सेस हो गया जैसे कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये पहले प्राइमरी नहीं हुआ करता था, ये सेकेंडरी हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब के समय में जो है मैक्सिमम कंट्रीज के ये मोटो है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी our renewable source of energy like solar, wind, geothermal, etc. एंड जो पहले प्राइमरी हुआ करता था अब हो चुका है सेकेंडरी। ज्यादातर जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इन्हीं पे एम्फोसिस, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है उन्हीं पे एम्फोसिस कर रही है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। बहुत सारे कंट्री जो है वो कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनना चाहते हैं ना। तो नॉन सेकेंडरी सोर्सेस में आ जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये हो रहा है। तो ये जो है धीरे धीरे ये कम हो रहा है। ठीक है, और अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है कितना है अभी,
तो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी है इंडिया में एट प्रेजेंट अगर देखा जाए अक्टूबर 2024 की ये रिपोर्ट थी, उसमें इंडिया ने लगभग 203.18 गीगावाट जो है वो एनर्जी जनरेट करता है थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसमें बहुत सारे आ जाता है, सोलर भी आ जाता है। सोलर जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है, फिर हमारा हाइड्रोथर्मल है, एंड देन कम्स द विंड एनर्जी। तो सबसे और भी बाकी सब है, लेकिन जियोथर्मल या न्यूक्लियर एनर्जी बहुत कम है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जनरेट होता है वो हमारा सोलर एनर्जी है। और टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी जो है इंडिया में एट प्रेजेंट देखा जाए तो 200 गीगावाट से भी ज़्यादा हो चुका है। और इंडिया का एक ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक आने वाले 5 सालों में इंडिया जो है वो 500 गीगावाट जो एनर्जी है वो अचीव करना चाहता है। तो 2005 सालों में ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और 5 साल टाइम है। 5 साल में इंडिया को लगभग 300 गीगावाट एनर्जी जो है थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जनरेट करना होगा इस टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जो हमारा टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हमारा सोलर एनर्जी। ठीक है, तो पता ही है एनर्जी व्हाट वी गेट फ्रॉम सनलाइट। ओके, तो इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज नेचुरली ब्लेस्ड विद लॉन्ग डेज एंड प्लेंटी ऑफ सनशाइन, है ना। इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है वहां पर आपको सनशाइन, धूप प्लेंटी ऑफ मिल जाती है। ठीक है, सो देयर आर टू वेज बाय विच वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, और ज्यादातर जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी कंट्रीज उन सबको ट्रॉपिकल कंट्रीज बोला जाता है। तो इन सबके पास जो है ज्यादातर कंट्रीज के पास ये सोलर एनर्जी रहता ही रहता है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में थोड़े टाइम में ही हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अब आते हैं कि टू वेज कौन कौन से हैं जिससे हम लोग सनलाइट से हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। सो वन इज फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सेकंड इज सोलर थर्मल। ये नाम से ही आपको समझ आना चाहिए। फोटोवोल्टिक यहाँ पर जो है ऐसी जो पीवी सेल्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, सन की जो लाइट होती है उसको ट्रैप करते हैं। ठीक है, वो सोलर पीवी सेल जो तो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं और उसको फिर वो इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करते हैं। ठीक है, ये आसान भाषा में। और दूसरा जो है सोलर थर्मल जो है, ठीक है, सोलर थर्मल जो होता है उसमें क्या होता है, वो सन की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पर लाइट का उतना एम्फोसिस नहीं है, यहाँ पर जो है सन की हीट, थर्मल जहां आ गया ये हीट आ जाएगा। तो सन जो सोलर की बेसिकली सोलर कलेक्टर्स होते हैं, ऐसे मिरर्स होते हैं, कर्व्ड पैराबोलिक शेप में मिरर्स होते हैं। ठीक है, जिससे सन की जो हीट है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो कैप्चर किया जाता है। ठीक है, और उसको क्या किया जाता है, फिर वो उसको बेसिकली हीट किया जाता है, पानी को गर्म करने के लिए उसको हीट अप किया जाता है जितना भी हीट जनरेट हो रहा है। और हीटिंग से क्या होता है, पानी जो है उसमें वेपर आता है ना, स्टीम जनरेट होता है। और स्टीम क्या करता है, वो जो जनरेटर में टरबाइंस होते हैं, है ना, उसको वो घुमाता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मैकेनिकल एनर्जी जो है जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप्स के हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होते हैं थ्रू सनलाइट। वन इज फोटोवोल्टिक विच ट्रैप्स सनलाइट, and solar thermal electricity which traps basically solar heat, and solar heat is converted into steam energy, basically into steam, और steam is converted into mechanical and mechanical is converted into electricity। ठीक है, अब हम लोग थोड़े डिटेल में ही समझेंगे। तो सबसे जो है हमारा फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी जो है, ठीक है, तो सोलर पैनल्स आर अटैच टू द एल्यूमिनियम माउंटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसका एल्यूमिनियम माउंटिंग सिस्टम होता है। जो फोटोवोल्टिक यानी पीवी सेल्स जिसको कहा जाता है आर मेड ऑफ एटलीस्ट टू सेमीकंडक्टर्स लेयर्स। दो दो एटलीस्ट तो होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर्स यूज किए जाते हैं वो तो है एन टाइप सेमीकंडक्टर जो कि पॉजिटिव होता है बेसिकली, एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर जो कि नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो होते हैं और इन दोनों के बीच में जो जंक्शन होता है उसको पीएन जंक्शन कहा जाता है। तो ये जो केमिस्ट्री में आप क्लास 12 में पढ़ते होंगे, एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, वो क्लास 12 की केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स पता ही है कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम ऐसे एलिमेंट जो है, एल्यूमिनियम इवन भी, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो एज photovoltaic cell is exposed to sunlight, photons are reflected, pass right through or absorbed by the solar cells। तो सनलाइट आती है, फोटोन जनरेट रिफ्लेक्ट होते हैं, एंड
दे आर ईदर पास्ट और ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स का मेनली यहाँ पर फ्लो होता है। तो व्हेन फोटोन्स आर अब्सॉर्ब बाय द नेगेटिव लेयर ऑफ द फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है, तो नेगेटिव लेयर यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये जब एब्सॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीड फ्रॉम द नेगेटिव सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एन वाले जो एन टाइप सेमीकंडक्टर वो चले जाते हैं पी टाइप में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वोल्टेज का फ्लक्स, बेसिकली यहाँ पर वोल्टेज में डिफरेंस आ जाता है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस कहा जाता है। तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो है, और इसी जो हमारा वोल्टेज में डिफरेंस आ रहा है ना, इसी के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी मेनली जनरेट होता है। तो बेसिकली सनलाइट अब्सॉर्ब होती है, फिर बहुत सारे फोटोन जनरेट होते हैं which are absorbed by the negative layer of the photovoltaic cells, and then electrons are basically freed from the negative to the positive terminal में, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जाता है और वहां पर वोल्टेज में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस मेनली कहा जाता है, और इसी से मेनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। क्लास 9-10 में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा ही होगा आपने। So when the two layers are connected by an external load, the electrons flow through the circuit creating electricity, and the power generated, डायरेक्ट करंट जो है उसको फिर एसी में कन्वर्ट किया जाता है इन ऑल्टरनेटिंग करंट यूजिंग द इन्वर्टर्स के थ्रू, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा सिंपल है। दो टाइप का सेमीकंडक्टर एल्यूमिनियम माउंटिंग किया जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है मेनली यहाँ पर फ्लो करता है, ठीक है, एन टाइप से पी टाइप सेमीकंडक्टर में फ्लो करता है, और पोटेंशियल में वोल्टेज में डिफरेंस आता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी मेनली फ्लो जनरेट होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोटोवोल्टिक वाला। अब दूसरा जो है हमारा, जिसको सोलर थर्मल कहा जाता है, या फिर बहुत बार कहा जाता है कंसंट्रेटेड सोलर पावर, ठीक है, सीएसपी भी बहुत बार बोला जाता है। तो कंसंट्रेटेड सोलर पावर और सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी जो है, इट मेनली यूजेस, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब किया जाता है, सन की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इट यूटिलाइजेस फोकस्ड सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू हाई टेम्परेचर हीट। तो फोकस सनलाइट के लिए जो है इन टाइप का, ये जो पैराबोलिक टाइप का मिरर है ना, पैराबोलिक शेप का या कर्व्ड मिरर्स होते हैं, ये यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि कंसंट्रेट कर सकता है मेनली सन की जो हीट को एक जगह इकट्ठा कर सकता है। दैट हीट इज देन चैनल थ्रू अ कन्वेंशनल जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और इसी में जनरेटर लगा होता है जिसमें पानी रहता है जो गर्म करता है, ठीक है। तो सोलर कलेक्टर्स क्या करता है, कैप्चर एंड कंसंट्रेट द सनलाइट टू हीट अप फ्लूइड व्हिच इन टर्न्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये जो मैं पहले ही बता चुका, पैराबोलिक थ्रू पावर प्लांट्स आर कर्व्ड होते हैं, मिरर थ्रू विच रिफ्लेक्ट द डायरेक्ट सोलर लाइट ऑनटू अ ग्लास ट्यूब, ठीक है, जो सन की जो हीट होती है एब्जॉर्ब होती है, वो चल जाती है ग्लास ट्यूब में, और उसमें ग्लास ट्यूब में बेसिकली एक फ्लूइड रहता है, ठीक है। वो फ्लूइड क्या होता है, तो कॉमनली जो फ्लूइड मेनली यूज किया जाता है वो है सिंथेटिक, कोई ऑयल हो गया, या मोल्टन सॉल्ट हो जाता है, या प्रेशराइज स्टीम जो है मेनली ये होता है। और इससे क्या होता है, स्टीम जनरेट होता है बेसिकली, ठीक है। और स्टीम जनरेट होता है तो वो क्या होता है, हमारा जो टर्बाइंस लगे होते हैं उसको वो चलाते हैं, टर्बाइन जो है वो घूमते हैं। तो हॉट स्टीम जनरेटेड इज यूज टू रोटेट द टर्बाइन, और वहां से मैकेनिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर सन की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, इसीलिए उसको कंसंट्रेटेड सोलर पावर या फिर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों टाइप का हमारे पास इस टेक्नोलॉजी है, लेकिन ज्यादातर जो होता है ये हम लोग, ज्यादातर हमें फोटोवोल्टिक वाला हम लोग सिस्टम ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। ये हीटिंग पर्पस के लिए ज्यादातर ये सब ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। फिर पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी देखा जाए इंडिया में, तो इंडिया हैज अ पोटेंशियल टू जनरेट 35 मेगावाट पर स्क्वायर किलोमीटर। तो सोच सकते हैं कितना ज्यादा हम लोग जो है इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं यूजिंग बोथ, है ना, फोटोवोल्टिक भी और सोलर थर्मल भी। एंड सोलर एनर्जी ऑफ अबाउट 5,000 ट्रिलियन kilowatt hour per year is incident over India's area, and most part receiving 4 to 7 kilowatt hour per square meter per day। तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रहता है, सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन हम लोग उस तरह से कैप्चर या उस तरह से इफेक्टिवली अभी तक नहीं कर पाए। अगर हम इतनी सारी एनर्जी अगर हम लोग सन की रोशनी को कैप्चर कर सके और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सके, तो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ी है थर्मल पावर प्लांट में कोयला को जलाकर, वो बहुत बहुत कम हो जाएगा, बहुत उस पर हम लोग को डिपेंडेंट ही नहीं रहना पड़ेगा, सब कुछ ये हो जाएगा। लेकिन जो मेन चैलेंज आता है, ये जो फोटोवोल्टिक सेल्स बने होते हैं ना, ये जो
जनरेटर्स बनते हैं या कन्वर्टर्स होते हैं, इसके इक्विपमेंट्स होते हैं, ज़्यादातर इंडिया में नहीं बनते हैं। ज़्यादातर जो है चाइना से आते हैं। तो इसीलिए ये जो है थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बहुत ज़्यादा उसको एक्सपैंड नहीं कर पाया है। ठीक है? लगे हैं बहुत सरकारी जगह में बहुत ज़्यादा लगे भी है, बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जाता है। तो ज़्यादातर इसका इंस्टॉलेशन का ज़्यादातर खर्चा है ना? फिर उसका मेंटेनेंस भी देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो कैन बी इफेक्टिवली बी हार्नेस प्रोवाइडिंग ह्यूज स्केलेबिलिटी फॉर सोलर पावर इन इंडिया। ज़्यादातर किस में है, कौन से स्टेट में ज़्यादातर सोलर एनर्जी का मतलब हो सकता है, तो वो है राजस्थान हमारा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात, पार्ट्स ऑफ लद्दाख रीजन। ठीक है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, प्लेटू रीजन जितना भी है यहाँ पर जो है वेरी हाई सोलर रेडिएशन है। और बहुत सारे सोलर प्लांट्स भी लगे हैं। वर्ल्ड्स के जो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट्स हैं वो भी इंडिया में है। इसके रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए कि सोलर प्लांट सबसे बड़े बड़े कहाँ पर है। ठीक है, विंड एनर्जी वाले कहाँ कहाँ है, तो आप देख सकते हो, वो भी शॉर्ट्स में है। यूट्यूब शॉर्ट्स वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखा जाए, ठीक है, तो जो इंडिया ने मेनली स्टार्ट किया था द नेशनल सोलर मिशन, 2016 के करीब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था नेशनल सोलर मिशन, जिसपे सोलर एनर्जी पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया था। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है, तो एक नेशनल सोलर मिशन के तहत जो है इंडिया का टारगेट था कि 2022 तक जो है हम लोग 100 गीगावाट एनर्जी जो है सोलर एनर्जी, सिर्फ सोलर एनर्जी से मैं कह रहा हूँ कि 100 गीगावाट जो एनर्जी है वो सोलर एनर्जी से जनरेट करेंगे। ये 2022 तक का है। ठीक है, लेकिन 2022 में हम लोग कितना जनरेट कर पाए थे, तो 72.02 गीगावाट, है ना? 72.02 गीगावाट, लगभग 28 गीगावाट की कमी थी। अक्टूबर 2022 की ये रिपोर्ट है, सॉरी अक्टूबर 2024 की ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, जिसमें इंडिया अभी तक कितना अचीव कर पाया है, तो 92.12। ठीक है, तो ये 2022 तक हमें 100 गीगावाट अचीव करना था, लेकिन सिर्फ अभी तक 2024 भी खत्म हो चुका है, हम लोग सिर्फ 92 गीगावाट, अभी तक सेंचुरी भी नहीं कंप्लीट कर पाए। तो सोच सकते हैं हम कितना ज्यादा लैग कर रहे हैं। साथ ही साथ विंड एनर्जी भी देखा जाए तो 2022 तक कितना था, तो इस यहाँ पर 44.29 था। ठीक है, 2022-23 तक ये हमारा 44.29 था, और अभी कितना है, तो 47.72 गीगावाट, ये है विंड एनर्जी के रेस्पेक्ट में। हाँ, इंक्रीज हुआ है, लेकिन हमें जो अचीव है, टारगेट अचीव करना था, वो हम लोग अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। और जो हमारा 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी अचीव करना है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। और इसी के लिए जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये भी स्टार्ट किया गया है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बेसिकली इज लॉन्च्ड एट द सीओपी, जो कॉप 21 मीटिंग्स होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस ऑन 38 नवंबर। तो मेनली इसमें इंडिया और फ्रांस, क्योंकि उस समय फ्रांस जो है वो होस्ट करता है, जिसको पेरिस क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस था उसको कहा जाता है पेरिस कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर ही ये डिसाइड किया गया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है बेसिकली लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, एज अ स्पेशल प्लेटफॉर्म वेयर म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग 121 सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज लाइंग फुल्ली और पार्शियली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन 121 कंट्रीज ऐसे हैं जो पूरी तरह से या पार्शियली जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में फॉल करते हैं। तो ये सारे ही कंट्री जो है पार्टिसिपेट करेंगे, और म्यूचुअल कोऑपरेशन हो सकता है, डेवलपमेंट, रिसर्च जो भी होगा इन सब में डिसाइड होगा, और सोलर एनर्जी जनरेट करने पे एम्फोसिस दी जाएगी, टेक्नोलॉजी शेयर होगा, मेनली यही बात की गई थी। ठीक है, तो द अलायंस इज डेडिकेटेड टू एड्रेस स्पेशल एनर्जी नीड्स ऑफ आईएसए मेंबर कंट्रीज, और लगभग इसमें एट प्रेजेंट देखा जाए तो 100 से भी ज्यादा जो कंट्रीज हैं वो इसके पार्टनर बन चुके हैं। एंड ये तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम लोग ज्यादातर न्यूज वगैरह में पढ़ते हैं, लेकिन जो मेन इसका एक्रोनिम है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन, ये है, विल बी द फॉर्मल नेम ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन, बहुत बार पूछा जाता है कि फॉर्मल नेम क्या है। और जो मेन एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है कि आईएसए का जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ बनाया गया है, तो वो बनाया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम, यानी हरियाणा, इंडिया में जो है आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कह सकते हैं आप, सेक्रेटेरिएट। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो भी इंडिया में ही, गुरुग्राम में ही है, वहीं पर जो है आईएसए का सेक्रेटेरिएट भी है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि टू फोर्स डाउन प्राइसेस ऑफ ड्राइविंग डिमांड। आईएसए का यही है कि इसका कॉस्ट कम हो सके, टू ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशन इन सोलर टेक्नोलॉजीज, स्टैंडर्डाइजेशन की पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड के बने, है ना। टू फॉस्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे नाम भी दिए थे वैसे कंट्रीज का जो ट्रॉपिकल कंट्रीज थे, जिसका जैसे कि सूर्यपुत्र नाम दिया गया था, या फिर अदर टर्म्स भी जैसे सनशाइन कंट्रीज कहा जाता है, जो एक 121 कंट्रीज है। अभी बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, और ऐसे भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में नहीं पड़ते हैं फिर भी ये पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे हैं। तो 100 से भी जो है ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट किए गए। मैं जब लेटेस्ट देखा था 104 के आसपास कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है लुमिनिसेंट सोलर कंसंट्रेटर। ये है एडवांस स्टेज में आ गया है। सोलर जो फोटोवोल्टिक सेल्स वो सब था, उससे ये थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है। तो लुमिनिसेंट सोलर कंसंट्रेटर या एलएससी इज अ डिवाइस that uses a thin sheet of material to trap solar radiation over a large area before directing the energy। ठीक है, तो थिन शीट ऑफ जो है मेनली मटेरियल यूज किया जाता है। जो मटेरियल है बेसिकली एक पॉलीमर है ऑफ पॉलीमिथाइल मेटा एक्राइलेट। ठीक है, पीपीएमए जो है, पीएमएमए जो है इसका नाम है पॉलीमर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीमिथाइल मेटा एक्राइलेट। ठीक है, तो वो जो मटेरियल है वो लगाया जाता है, और ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ऊपर नीचे जो होता है ट्रांसपेरेंट, तो सन की रोशनी जो आती है ऊपर आती है, और अंदर में जो ये पॉलीमर लगा है उसके कारण क्या होता है, एक ऊपर में ग्लास लेयर है जो ट्रांसपेरेंट, नीचे भी एक लेयर होता है, तो उसके कारण क्या होता है, इंटरनली जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर नहीं पता है तो क्लास 10 का मैंने फिजिक्स का एक चैप्टर बनाया था लाइट से रिलेटेड, आप वहां पर देख सकते हैं किस तरह से मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है जितने भी लाइट्स के फिनोमेना है, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होता है। ठीक है, तो जैसे ऑप्टिकल केबल्स में यूज किया जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होते हैं, है ना। और उसके बाद इंटरनली रिफ्लेक्ट होते हैं और वो फिर सोलर सेल से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और सोलर सेल से वो सारा एनर्जी जो है इसमें चल जाता है, और फिर सोलर सेल से इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करने में चल जाता है। ठीक है, तो ये वो है लुमिनिसेंट सोलर कंसंट्रेटर, बहुत ये एडवांस स्टेज में है ये, है ना। बहुत सारे कंट्रीज इस पे अभी काम भी कर रही हैं। तो पॉलीमर जो था पॉलीमिथाइल मेटा एक्राइलेट डोप्ड विद लुमिनिसेंट स्पीसीज सच एज ऑर्गेनिक डाइज, क्वांटम डॉट्स और रेयर अर्थ कॉम्प्लेक्सेस, जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं उनके साथ में ये मिक्स किया जाता है। तो ये काफी ज्यादा क्या है, कॉस्टली भी है। ठीक है, तो नीड क्यों है, तो the main motivation of implementing this LSC is to replace large area of expensive solar cells in a standard flat plate PV with a cheaper alternative। ठीक है, इस चीपर क्यों कहा जा रहा है एक तरह से, लेकिन ये रिसर्च अभी एडवांस स्टेज में, ये सब मटेरियल लगाने में खर्चा है, लेकिन एक ही टाइम का खर्चा है। तो हम लोग जो सोलर पैनल्स लगाते हैं तो पूरे बहुत बड़े एरिया में लगाते हैं, सोलर पार्क जो भी लगाते हैं, लेकिन अगर लुमिनिसेंट सोलर कंसंट्रेटर लगाएंगे तो छोटा सा एरिया में एक लगाएंगे, तो वही जो है सारे सन की जो लाइट है उसको कैप्चर करके ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। और जो ट्रेडिशनल हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे एरियाज में जो है हम लोग को लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें उतना सारे पैनल्स की जरूरत नहीं है। तो शुरू में ये ऑब्वियसली कॉस्टली हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये यूज होने लगेगा बहुत चीपर होगा, लैंड का भी बहुत कम यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर में ये आने वाले टाइम में यही यूज होगा। अ की एडवांटेज of over typical concentrating system is that LSCs can collect both direct and diffuse solar radiation। ठीक है, डायरेक्ट जो है जहां पर वो तो है ये कैप्चर करेगा, डिफ्यूज रेडिएशन मतलब क्या, मान लेते हैं कि आसपास में कोई पेड़ है, तो पेड़ से जो छन के जो धूप गिर रही है वो भी जो है उसी से भी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उस टाइप को हम लोग डिफ्यूज सोलर रेडिएशन कहते हैं, तो वो इसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। देन एलएससीज आर आल्सो एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स। ठीक है, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स एंड फॉर क्लाउडियर नॉर्दर्न क्लाइमेट्स, जो इंडिया के नॉर्दर्न क्लाइमेट्स है क्लाउडियर होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी सही तरह से नहीं पड़ती, डिफ्यूज सोलर रेडिएशन होता है, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है। ठीक है, और आइडियल एलएससीज में क्या क्या खूबी होनी चाहिए, तो ब्रॉड एब्जॉर्प्शन रेंज टू यूटिलाइज द सोलर स्पेक्ट्रम एफिशिएंटली, जैसे मैं बताया 100% एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम द एब्जॉर्बिंग लुमिनिसेंट स्पीसीज। फिर जो लुमिनिसेंट स्पीसीज एब्जॉर्ब कर रहा है ना,
तो वो 100% एमिशन ऑफ लाइट होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से आएगा वो नीचे चला जाएगा, बीच में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अ लार्ज शिफ्ट बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम टू रिड्यूस एब्जॉर्प्शन लॉसेस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा जो है एब्जॉर्प्शन लॉस भी होता है ना, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, एंड ए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। तो ये आइडियल एलएससीज का मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन चैलेंजेस भी है। अब चैलेंजेस क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ एलएससीज एम्स टू क्रिएट अ वर्किंग स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म्स क्लोज टू द थियोरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो थियोरेटिकली तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली यूज करना, उस पे जो खर्चा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो सब पे अभी चैलेंजेस है। तो आने वाले 10 साल में ये जो है लुमिनिसेंट सोलर कंसंट्रेटर ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाएगा और ये बेनिफिशियल ही होगा। अब आते हैं, एक लास्ट पार्ट आ जाता है सोलर एनर्जी से रिलेटेड, वो है इंटरनेशनल, नॉट सोलर एनर्जी, जो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है उसी से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, बेसिकली हैज 150 मेंबर नेशंस एंड इट्स हेडक्वार्टर इन अबू धाबी। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल अबू धाबी में है। तो IRENA इज बेसिकली क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है that support countries in their transition to sustainable energy future। ठीक है, ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल, जो कंट्रीज जो है ट्रेडिशनल एनर्जी जनरेशन से सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर में जाना चाहते हैं। सर्व्स एज अ प्रिंसिपल प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, रिपोजिटरी ऑफ पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल नॉलेज जो है वो सब कुछ जो है इसी में मिल जाता है। तो ये सारे ही रिन्यूएबल एनर्जी है, उनसे रिलेटेड है, नॉट जस्ट सोलर अलायंस। सोलर अलायंस तो सिर्फ सोलर एनर्जी के लिए था, लेकिन जो IRENA है ये बेसिकली हमारा पूरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो इसका हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड IRENA promotes widespread adoption and sustainable use of all forms of renewable energy, बायो एनर्जी हो, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर, ओशन, सोलर, विंड, सब जो है वो सब कुछ जो है इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम लोग आ रहे हैं वो हमारा विंड एनर्जी है, हवा से जो हम लोग विंड जनरेट करते हैं, एनर्जी जो जनरेट कर रहे हैं मेनली। तो विंड एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, क्योंकि कोई भी चीज मूव कर रहा है मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। उसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किस तरह से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और मैकेनिकल को फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? तो बहुत बड़े बड़े विंड फार्म्स लगे होते हैं जिसमें विंड टर्बाइंस होते हैं। तो विंड टर्बाइंस ये जो काम है काम करते हैं। तो विंड टर्बाइंस ट्रांसफॉर्म द एनर्जी इन द विंड into mechanical and further converting into electrical power to generate electricity। और 5 नेशंस जो है बहुत ज्यादा इसमें अग्रसर है फॉर विंड एनर्जी जनरेशन। इसमें जर्मनी है, USA है, डेनमार्क है, स्पेन है, इंडिया है। ठीक है, ये सारे जो कंट्रीज है, डेनमार्क इतना छोटा कंट्री है लेकिन बहुत ज्यादा विंड एनर्जी में जो है इंडिया सबसे ज्यादा जो है मदद लेता है, वो जर्मनी और डेनमार्क से लेता है इन टर्म्स ऑफ विंड एनर्जी। ठीक है, अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ द वर्ल्ड्स इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, तो देख सकते हैं बहुत ज्यादा है इंडिया में भी। तो विंड फार्म जो होता है, टिपिकल विंड फार्म देखते होंगे आप, जिस तरह से खेती बाड़ी होती है उसी तरह से विंड फार्म भी होते हैं, जहाँ बहुत बड़े बड़े इस टाइप के बड़े बड़े पंखे नजर आ रहे होंगे आपको। ठीक है, तो अ विंड फार्म इज अ ग्रुप ऑफ विंड टर्बाइंस इन द सेम लोकेशन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बेसिकली होता है। तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑनशोर और दूसरा होता है ऑफशोर। तो ऑन शोर जो होते हैं मेनली क्या होता है? लैंड पे बने होते हैं, बेसिकली लैंड पे, ऑपरेट ऑन द लैंड वेयर द विंड टेंड्स टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, ये ऑनशोर कहा जाता है। द टर्बाइंस ऑन द ऑनशोर विंड फार्म्स आर लेस एक्सपेंसिव, इजियर टू सेटअप एंड मेंटेन एंड ऑपरेट। ठीक है, तो ऑनशोर जो होता है कुल मिला के देखा जाए तो कॉस्टली कम होता है, क्योंकि लैंड पर बनाया जा रहा है, उसका मेंटेनेंस वगैरह, और ये कम लागत होता है, मेंटेनेंस ऑपरेशन में भी कम दिक्कत होती है ऑनशोर में। ठीक है, लेकिन ऑफशोर विंड फार्म्स होते हैं, ऑफशोर विंड फार्म जो मेनली समुद्र में लगाए जाते हैं, सीज में लगाए जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड फार्म्स ऑन लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो डेनमार्क जैसे कंट्री है वो ऐसा ही करता है, जो ऑफशोर पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। बहुत सारे वो विंड फार्म्स लगाए हैं जो ऑफशोर, इंग्लिश चैनल वगैरह जो नॉर्थ सी है उसमें बहुत ज्यादा लगाए हुए हैं। ठीक है,
तो ऑफशोर वाला ऑब्वियसली ये कॉस्टली होगा, क्योंकि पानी के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, फिर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर बहुत रहता है, तो जो ब्लेड्स होते हैं या जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें जंग लग सकता है ना, रस्टिंग हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम मेंटेनेंस में, इतने ऊपर में शहर को भी समुद्र के बीच में है ना काम करना बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। लेकिन ऑफशोर क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर विंड जनरेशन जो कैपेसिटी होती है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑनशोर। तो ऑफशोर में हवा भी बहुत तेज बहती है, तो वहां से एनर्जी जो है वहां से ज्यादा हम लोग जनरेट कर सकते हैं, इसीलिए ऑफशोर बनाया जाता है। तो ऑनशोर एंड ऑफशोर पता चल गया डिफरेंस। अब वर्किंग देख लेते हैं विंड टर्बाइंस का मेनली। तो विंड टर्बाइंस मेनली कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, जो विंड एनर्जी है वो तो जो विंड की काइनेटिक एनर्जी उसको कैप्चर किया जाता है, ठीक है, और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जो टरबाइन्स लगे होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है वो दो काम में नहीं करती, या तो ग्राइंडिंग ग्रेन का काम करता है या फिर पंपिंग वाटर। ठीक है, और ए जनरेटर कैन कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो तीन हमारा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड को कैप्चर किया जाता है, या तो ग्राइंडिंग ग्रेन्स के लिए, या फिर पंपिंग वाटर, या फिर जनरेटर लगे होता है वो डायरेक्ट जो है कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल से हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसमें क्या होता है, तो बड़े बड़े तीन, ज्यादातर तीन ही प्रोपेलर्स लाइक ब्लेड लगे होते हैं। ठीक है, तो पंखे के जैसे ब्लेड होते हैं, तो बहुत सारे जो नए नए पंखे उसमें 4-5 ब्लेड्स भी आते हैं ना। तो जनरली पहले शुरू किया गया था 2 ब्लेड से, अब जो है ज्यादातर जो विंड फार्म्स है वहां पर 3 प्रोपेलर लाइक ब्लेड्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोपेलर लाइक ब्लेड्स अराउंड अ रोटर। ठीक है, जैसे पंखा में रोटर होता है उसी टाइप के यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो रोटर ब्लेड होता है। ठीक है, और ये घूमते हैं, इज कनेक्टेड टू द मेन शाफ्ट, ये जो एरिया है इसको मेन शाफ्ट बोला जाता है। ठीक है, विच स्पिन्स अ जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इसी के अंदर जो होता है जनरेटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, और इसी के अंदर अंदर से क्या होता है, इसके अंदर अंदर से वायर लगी होती है, जो टावर होता है उसी में हमारा पावर केबल्स होते हैं बेसिकली, और वो पावर केबल जाता है ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर में जाके वो फिर मेन ग्रिड से वो कन्वर्ट हो जाता है, एसी डीसी जैसी चाहिए वैसी चल जाती है। और आप सोच रहे होंगे कि जो भी मैकेनिक चढ़ता है साफ ऑफ करने में या फिर उसकी मरम्मत करने के लिए वो कैसे चढ़ता है, तो टावर के अंदर से ही जो होती है सीढ़ी लगी होती है, या तो टावर के अंदर से होती है, टावर के बाहर में भी सीढ़ी बनी रहती है, ज्यादातर टावर के अंदर में ही होती है। ठीक है, और वहीं पर जाके बहुत बड़े बड़े होते हैं लगभग एट 100 फीट यानी 30 मीटर्स और मोर देन अबव ग्राउंड, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ द फास्टर एंड लेस टर्बुलेंट विंड। ठीक है, तो 100 फीट यानी 10 मंजिला इमारत जैसी ये हाइट होती है, टावर्स होती है। ठीक है, और इतनी हाइट पे क्यों होते हैं, विंड स्पीड तो एक तेज होती है और बहुत ज्यादा टर्बुलेंट नहीं रहती है, एक प्रॉपर मेंटेन करके विंड जो है बहती है। टर्बुलेंट में क्या होता है, कभी कम ज्यादा कभी कम ज्यादा ऐसा होता है, लेकिन टर्बुलेंस कम रहता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर कैप्चरिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो 3 मेन वेरिएबल जो है जो डिटरमाइन करते हैं कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ऑब्वियसली हमारा विंड स्पीड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर विंड से मोर एनर्जी जनरेट होगा, तो मेनली विंड टर्बाइन जनरेट एनर्जी एट अ स्पीड ऑफ 4 to 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी पे ही एनर्जी जनरेट हो पाएगा, इससे कम या इससे ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये टूट जाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा। तो एक ऑप्टिमम लेवल है। फिर ब्लेड का रेडियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो लार्जर द ब्लेड अगर रेडियस होगा, ऑब्वियसली लार्जर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी जनरेटेड। ठीक है, और अगर हम लोग डबल कर देते हैं रेडियस ब्लेड का, तो ये क्या हो जाएगा, जो पावर जनरेट होगा वो 4 टाइम्स होगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि सर्कल है बेसिकली, तो सर्कल यहाँ पर डबल हो जाएगा तो ये चौगुना हो जाएगा पावर जनरेशन। और साथ ही साथ एयर की डेंसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पर आप लगाए हुए हैं, तो हेवियर एयर एक्सर्ट मोर लिफ्ट ऑन द रोटर। ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी हेवी होती है वैसी एयर की वहां से इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन ज्यादा होगी। तो एयर डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ, और एयर डेंसिटी किस पर डिपेंड करता है, तो ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो अगर हाई ऑल्टीट्यूड में देखा जाए, ठीक है, हम लोग सोचिए लद्दाख वाले ऐसे एरिया में लगा रहे हैं, तो वहां पर हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन में क्या है, लोअर एयर प्रेशर होता है, हवा जो होती है काफी ज्यादा लाइट होती है, तो वहां पर है ये पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ेगा जो भी लगाएगा।
तो ऑब्वियसली जहां पर एयर की डेंसिटी ज्यादा है, हेवियर एयर है, वहां पर ज्यादा एनर्जी जनरेट हो सकती है। तो एयर की डेंसिटी पे ये जो है डिपेंड करती है। तो डेंसर हेवी एयर नियर द सी लेवल ड्राइव्स रोटर फास्टर एंड दस रिलेटिवली मोर इफेक्टिवली। इसीलिए जो ऑफशोर होता है, जो समुद्र के बीच में होता है, वहां पर एयर डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा आपको मिल रहा है, ऑल्टीट्यूड कम है। ठीक है, तो वहां पर एयर डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन ज्यादा होती है। और अगर पोटेंशियल देखा जाए विंड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इंडिया, इसके लिए भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी बनाई गई है। अब इसका कहाँ है, ये कहाँ प्रेजेंट है, हेडक्वार्टर कहाँ है मेनली इसका इंस्टीट्यूशन का, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी has recently launched a wind energy resource map of India at 100 मीटर above the ground level। ठीक है, तो एक मेनली ऑनलाइन जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि जहां पर पता किया जा सकता है कहाँ पर विंड जो है, विंड जनरेशन या विंड एनर्जी का बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जनरेट किया जा सकता है। वही जो काम है, और इसका मेंटेनेंस, रिसर्च से रिलेटेड ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी काम करता है। The wind energy potential in the country at 100 मीटर AGL above the ground level is over 302 गीगावाट। इतना सारा अमाउंट जो है हम लोग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जनरेट कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा। हम लोग 50 भी नहीं क्रॉस कर पाए। विंड एनर्जी कितना हो रहा है हमारा 2024 तक 47.72 गीगावाट जो है हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं। और इंडिया में कितना हो सकता है, तो 302 गीगावाट जो है हो सकता है। और मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ कहाँ है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात में सबसे ज्यादा जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल है विंड एनर्जी के टर्म्स में। ठीक है, तो जितने भी कोस्टल स्टेट है हमारे, सभी स्टेट में विंड एनर्जी जनरेट किया जा सकता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हम लोग बहुत अभी पीछे है, 47.72 है। ठीक है, तो कोस्टल एंड इनलैंड विंड कॉरिडोर्स across the countries है। The wind sector employed 52,200 people, 52,000 लोग जो है विंड सेक्टर में काम करते हैं। और इसमें से भी 40% जो है दीज जॉब्स और ऑपरेशन और मेंटेनेंस में, और 35 जो है इसके कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन में, ज्यादातर इसी में ही है। तो ये मेनली आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वहां से ये सारे डेटाज आपको मिल जाएंगे। तो बहुत लेटेस्ट डेटा है ये सब। फिर हम लोग आते हैं विंड एनर्जी। अगर टारगेट देखा जाए तो इंडिया को कितना अचीव करना था 2022 तक, 60 गीगावाट। लेकिन हम लोग क्या अभी तक 47 भी नहीं कर पाए, 47 ही कर पाए हैं, 50 भी क्रॉस नहीं कर पाए। 2024 खत्म हो चुका है और 2030 तक हमें 200 गीगावाट जो है वो जनरेट करना है। तो ये पॉसिबल है, बहुत चांसेस कम है अगर हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत ना करें। और कैपेसिटी इंस्टॉल अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अभी तमिलनाडु में है, 7200 मेगावाट है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है ना। इन सब कंट्रीज में और कुछ कुछ को और भी कोस्टल कंट्रीज हैं जहां पर 100 मेगावाट से भी कम जो है हम लोग विंड एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विंड एनर्जी से रिलेटेड। एंड नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी भी 2015 में लाई गई थी। ठीक है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ द कंट्री, जो है हमारा जो 200 नॉटिकल माइल्स जो जोन होती है हमारे कोस्टल एरियाज में, है ना, तो वहां पर जो है हम लोग इसी को बोलते हैं नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसीज। वहां पर जो 200 नॉटिकल माइल्स इंडिया के कोस्ट के बाहर, उस एरिया में हम लोग विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। एंड इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, जैसे बताया, हैज बीन ऑथराइज्ड एज द नोडल एजेंसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी इन द कंट्री एंड टू कैरी आउट एलोकेशन ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी ब्लॉक्स एंड कोऑर्डिनेशन एंड अलाइड फंक्शंस रिलेटेड टू मिनिस्ट्री एंड एजेंसी। तो सारा काम जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी को दिया गया। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वहां पर ऑफशोर विंड एनर्जी की जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ऑफशोर में ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा विंड एनर्जी से रिलेटेड। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे रिन्यूएबल एनर्जी में, जो कि है हमारा हाइड्रोथर्मल या हाइड्रो पावर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो hydropower, hydraulic power can be captured where the water flows downward from a higher level to a lower level, which is then used to turn the turbine and thereby converting the kinetic energy of the water into mechanical energy to drive the generator। इसमें भी वही, इसका जो प्रिंसिपल है वो भी वही है कि हम लोग वाटर को कैप्चर करते हैं और मेनली देख सकते हैं डैम्स, बराजेस बने रहते हैं, और वहां पर क्या है, एक बार में हम लोग सारे पानी जो गेट्स होती हैं डैम्स की या बराज की उसको खोल देते हैं। और नीचे में जो होता है बेसिकली यहाँ पर
टरबाइन्स लगे होते हैं, पंखे बड़े बड़े लगे होते हैं और उसके साथ जनरेटर कनेक्ट होता है। तो पानी अगर गिरेगा उस पंखे पे तो क्या होगा, वो टरबाइन जो है वो मूव करेगा, गोल गोल घूमेगा, तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगा और उसी मैकेनिकल एनर्जी को वो है जनरेटर जो है वो कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। एंड हाइड्रो पावर जो है इज द चीपेस्ट एंड क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जितना भी हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेस पढ़ रहे हैं उसमें सबसे चीपेस्ट एंड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। ठीक है, बट इसमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, सोशल इश्यूज भी बहुत आते हैं और वो इश्यूज जो है वो बेसिकली जो बड़े बड़े डैम्स बनते हैं इसके कारण होते हैं। जैसे कि टिहरी डैम है उत्तराखंड में जो भागीरथी रिवर पे बना हुआ है, नर्मदा डैम जो है सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े जो डैम्स है इसके कारण ज्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं। छोटे डैम्स में, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, सिल्टेशन वगैरह, या बाई चांस डैम टूट जाता है तो आसपास का जो एरिया है किस तरह से फ्लडेड हो जाएगा। जो यहाँ की इकोलॉजी चेंज होती है जब कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स होते हैं, या फिर आसपास के जो गाँव वाले हैं, ट्राइबल्स लोग हैं, उनको रिलोकेट किया जाता है। बहुत बार रिलोकेशन नहीं हो पाता, रिहेबिलिटेशन नहीं मिल पाती है। तो बहुत सारे यहाँ पर एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न्स यहाँ पर होते हैं, लेकिन ज्यादातर बड़े डैम्स में, तो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो होते हैं वो मोर और लेस सेफ होते हैं। ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन जो है, अब इसमें भी देखेंगे तीन टाइप्स के हाइड्रो पावर फैसिलिटीज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इम्पाउंडमेंट। ज्यादातर जो हाइड्रो पावर जनरेशन होता है इसी से होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट होते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या होता है, तो एक डैम्स मेनली बनाया जाता है। ठीक है, डैम्स जिससे क्या होता है, और वो जो डैम्स की जो फ्रंट साइड होते हैं यहाँ पर, वहां पर क्या होता है, गड्ढा, एक तरह से बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं जहां पर हम लोग, या रिजर्वर जिसको कहा जाता है, जहां पर हम लोग पानी को स्टोर करके रखेंगे। और यहाँ पर क्या है, मेनली गेट्स होते हैं डैम्स के। ठीक है, तो ये गेट बंद रहते हैं तो पानी जो है, बहुत सारा पानी एक साथ इकट्ठा रहता है। ठीक है, फिर उसको गेट को, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो गेट को ओपन कर दिया जाता है और नीचे जो होता है टरबाइंस लगे होते हैं, वो फिर वो जनरेटर से कनेक्टेड होते हैं और वो जो है जब पानी गिरता है तो वो फिर घूमता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है। ये तो मोस्ट कॉमन टाइप है हमारा इम्पाउंडमेंट मेथड जो है। फिर डाइवर्सन मेथड भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो डाइवर्सन समटाइम्स कॉल्ड रन ऑफ वाटर फैसिलिटीज। यहाँ पर क्या होता है, जो रिवर्स के जो चैनल्स होती है उसको डाइवर्ट किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्प कर सके। तो channels of a portion of a river through a canal or a penstock can and then be flown through a turbine, spinning it, which in turn activates the generation to produce electricity. तो जहां पर फ्लो वगैरह नहीं है तो वहां पर क्या किया जाता है, कैनाल्स बनाया जाता है ताकि जो है हम लोग उसको चैनलाइज कर सके, पानी बहुत ज्यादा हम लोग एक जगह इकट्ठा कर सके, फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये डाइवर्सन किया जाता है ज्यादातर हिली एरियाज में। ऐसा किया जाता है कि बहुत सारे नदियों का जो पानी होता है, बहुत सारे पानी होते हैं नदियों को जो बहुत ज्यादा नहीं होता, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाते, लेकिन आसपास में अगर बहुत सारा रिवर्स है, ठीक है, तो अगर उसको हम लोग डाइवर्ट करके एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, फिर उसको हम लोग इम्पाउंडमेंट मेथड से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ज्यादातर डाइवर्सन मेथड इसीलिए ही यूज किया जाता है। और तीसरा जो है पंप स्टोरेज होता है। पंप स्टोरेज क्या है मेथड, तो ये जो है एक बेसिकली बैटरी के तरह काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा इम्पाउंडमेंट मेथड, ये यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब यहाँ पर नॉर्मली पानी गिरा, फिर टरबाइन हिला, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट होगा, फिर पानी जो है वो नीचे बह जाता है, डाउन साइड में फ्लो करने लगता है। तो इस मेथड में क्या है, डाउन साइड में नहीं फ्लो करते, यहाँ पर एक और इम्पाउंडमेंट बनाया जाता है, डैम के पास में ही सामने साइड में इम्पाउंडमेंट बनाया जाता है, जहां पर जो है पानी को स्टोर करके फिर से रखा जाता है। ठीक है, पानी को वहां पर रखा जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब भी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है कम होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की जब डिमांड कम होती है आसपास के एरिया से, तो ये जो पानी है वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ उसी से ही क्या वो ऊपर भेज दिया जाता है, और फिर जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाती है तो फिर अगेन वापस नीचे छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जो है पानी का मल्टीपल टाइम यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पानी का मल्टीपल टाइम यूज होता है, और ज्यादातर ये जो है पंप स्टोरेज जो होता है ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ही होता है। बाकी जो मेथड है उसमें जो पानी बह जाता है वो फिर इरिगेशन फैसिलिटी, नहर वहर में चला जाता है, खेतों में चला जाता है।
ठीक है। तो व्हेन द डिमांड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज लो, अ पम्प स्टोरेज फैसिलिटी स्टोर्स एनर्जी बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम लोअर रिजर्वर टू द अपर सेक्शन में। जब एनर्जी की डिमांड कम रहती है तो ये नीचे से ऊपर चल जाता है, फिर जब एनर्जी की डिमांड ज्यादा रहती है वहां पर से फिर नीचे भेज दिया जाता है। इसी तरह से बार बार जो है ऐसा किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पंप स्टोरेज मेथड। ठीक है। अब अगर स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का देखा जाए, ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो स्मॉल हाइड्रो इज डिफाइंड एज अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विच हैज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ लेस देन 25 मेगावाट। तो मैक्सिमम जो सीलिंग है स्मॉल हाइड्रो वाली वो होती है 25 मेगावाट। जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं, टिहरी डैम जैसे, वहां पर क्या होता है 2000 से भी 2000 2500 1500 मेगावाट जो है वहां पर एनर्जी जो है वो जनरेट होता है, लेकिन यहाँ पर होता है स्मॉल में लगभग 25 मेगावाट से भी कम होता है। तो इट इज इन द मोस्ट केसेस रन ऑफ रिवर वेयर डैम्स और बराज इज क्वाइट स्मॉल। ठीक है। तो देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी स्टोर नहीं किया जाता है। जो रिवर्स का एक्सेस पानी होता है वही उसी को ही कैप्चर किया जाता है। ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम ही गेट्स लगे हुए हैं। ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी कम होगी। तो therefore run of river installation do not have same kind of adverse effect on the local environment as the large scale। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा नेचुरल होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल या सोशल कंसर्न्स नहीं रहता है। ठीक है। ये सब बराज वगैरह में और बड़े बड़े डैम्स बराज कंस्ट्रक्शन भी नहीं किया जाता है, बहुत सारे लोगों को हटाना भी नहीं पड़ता है। ठीक है। तो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स कैन सर्व एनर्जी नीड टू रिमोट रूरल एरियाज इंडिपेंडेंटली। ठीक है। तो बहुत सारे हम लोग जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं या फिर जिसको चेक डैम्स भी कहा जाता है, ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं, हिमालय के पास में जो स्टेट है वहाँ पर फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बड़े बड़े डैम्स ना बनाकर, जैसे केदारनाथ वाले जो स्टॉर्म आता ऋषिकेश वाले एरिया में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, है ना, बिहार में, असम में बहुत ज़्यादा से बाढ़ आती है, तो वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ भी हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग स्मॉल स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, चेक डैम्स बनाते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम होती है, नेचुरल कैलामिटी आ जाता है या फिर क्लाउड बस्ट होता है या किसी भी कारण से, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। एंड इंडिया एंड चाइना आर द मेजर प्लेयर्स ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर सेक्टर्स। ठीक है। इंडिया और चाइना में चाइना बहुत आगे है इंडिया से अगर देखा जाए, लेकिन दूसरे नंबर पे इंडिया ही आता है। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, वो हमारा है इंस्टॉल कैपेसिटी। अगर देखा जाए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज अनदर की कंट्रीब्यूटर विच लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उससे हम लोग 46.93 गीगावाट एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। और स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 5.07 गीगावाट हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं। तो लगभग 52 गीगावाट जो है हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हम लोग कहाँ कर रहे थे, तो सोलर एनर्जी में कर रहे हैं। फिर सोलर एनर्जी के बाद हम लोग हाइड्रोथर्मल में करते हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं विंड एनर्जी में। तो ये हमारा सीक्वेंस है। तो मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में अगर कंपेयर किया जाए तो सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट हो रहा है, फिर हाइड्रोथर्मल और फिर विंड एनर्जी में आता है। तो स्मॉल हाइड्रो पोटेंशियल इन इंडिया अगर देखा जाए तो an estimated 5,415 sites of small hydro power projects have been identified with the potential of about 19,750 मेगावाट। इतना एनर्जी जनरेट कर सकता है इसमें स्मॉल स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है। तो बहुत जगह में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है। बहुत ज्यादा बहुत ऐसे स्टेट है जहाँ स्पेशली बिहार रीजन में, जहाँ पर कोसी के रिवर के कारण हमेशा ही फ्लडिंग वाली सिचुएशंस होती हैं, लेकिन वहाँ पर स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशंस वैसी की वैसी है। रिवर बेस्ड projects in Himalayan state and irrigation canals in other states have massive potential to development of small hydro projects। जैसे मैं बता रहा था हिमालयन स्टेट में तो जो पानी की समस्या है वहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं बनाया जा रहा। चाइना जो है बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो तिब्बत वाला रीजन, जो इंडिया से बॉर्डर वाला रीजन, वहां पर सारे ही डैम्स बना रहा है। तो अगर हम लोग नहीं बनाएंगे तो वो क्या है, हम लोग को मिसयूज कर सकता है और कर भी रहा है। हाइड्रो पावर इमर्ज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर विद इन द सेक्टर। अगर रिन्यूएबल एनर्जी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग इसी में ही एसोसिएटेड है, लगभग 4,53,000 जो है जॉब्स इसमें जनरेट हो रही है, काम कर रहे हैं। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी से ही मैंने ये डेटा लिया गया है। ठीक है। विच अकाउंट 20% ऑफ द ग्लोबल टोटल, सेकंड ओनली टू द चाइना। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में इंडिया है आगे, लेकिन चाइना बहुत बहुत आगे है एज कम्पेयर टू चाइना। इंडिया में ऐसा अभी नहीं हो रहा। तो ये हो गया हमारे 3 जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के बारे में पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। जो सेकंड पार्ट आएगा
ठीक है। सेकंड पार्ट में हम लोग बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टरबाइन जो टाइडल एनर्जी है उसके बारे में करेंगे। फिर फ्यूल सेल हो गया, फिर नए नए जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली बैटरीज आ रही है ना, वो सब पे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, डाउट सजेशंस कुछ भी कह सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।